सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और आज फिर से मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी से जुड़ा हुआ उनके जीवन के सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अगर पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट एपिसोड से इसको सुनना स्टार्ट करें। इसमें आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पे आधारित जो बुक है उससे मैं पाठ करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और हमारा भी कुछ उद्देश्य है। उन उद्देश्यों में अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं और हमारे डिस्क्रिप्शन को एक बार बारीकी से पढ़ें। यथायोचित जो समझ में आए वो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आज स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दीक्षा पे आधारित कुछ जानकारियां हैं जो आप लोगों के साथ आज के इस एपिसोड में साझा करेंगे। तो ये एपिसोड 5 है। इससे पहले के एपिसोड को देखने के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाएं और इसके बाद के एपिसोड को भी देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी जब 6 साल के हुए उन्हें पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल में भेजा गया, जहां कुछ दिनों में स्कूल के अन्य बच्चों की संगति में पढ़कर वे बातचीत में अभद्र भाषा का प्रयोग करना सीख गए। यह सभ्य व सुसंस्कृत दत्त परिवार को बहुत नागवारा लगा, लिहाजा उनका स्कूल जाना बंद कर दिया गया और उन्हें पढ़ने के लिए घर पर ही एक शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। नरेंद्रनाथ जी की बुद्धि बहुत प्रखर और याददाश्त बहुत अच्छी थी। इसके लिए वे शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई बातों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें न केवल वर्णमाला बल्कि भाषा व व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान हो गया। साथ ही रामायण व महाभारत के बहुत से उदाहरण भी कंठस्थ हो गए। उनकी इस प्रगति को देखते हुए 7 वर्ष की आयु में उन्हें मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में दाखिला दिला दिया गया। सन 1877 में जब नरेंद्र तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तब उन्हें अपने पिता के साथ रायपुर जाना पड़ा। उस समय रायपुर में कोई स्कूल नहीं था, जिसकी वजह से उनकी औपचारिक शिक्षा अवरुद्ध हो गई। ऐसे में वह घर पर ही अपने पिता के संसर्ग में ज्ञानार्जन करते रहे। करीब 2 वर्ष बाद सन 1879 में उनके पिता पुनः कलकत्ता आ गए और फिर से वो स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। फिर से स्कूल में पढ़ने का मौका मिलने पर उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1 वर्ष के भीतर ही पिछले 2 वर्षों की पढ़ाई पूरी कर ली। इंट्रेंस की पढ़ाई करते समय ही उन्होंने अंग्रेजी और बंगला साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा इतिहास की भी कई पुस्तकें पढ़ डाली। इंट्रेंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। बाद में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़कर जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में पढ़ने चले गए। अध्ययन के दौरान उनकी प्रखर बुद्धि, विलक्षण प्रतिभा व अद्भुत स्मरण शक्ति से उन्होंने वहाँ के अंग्रेज एवं भारतीय शिक्षकों को बहुत प्रभावित किया। कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी भी उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। एक अवसर पर उन्होंने उनके बारे में कहा था कि मैंने सुदूर देशों का भ्रमण किया है, पर अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा लड़का नहीं मिला जिसमें नरेंद्र की प्रतिभा व संभावनाएं हों। वह जीवन में अश्वमेव अपनी छाप छोड़ जाएगा। उनके प्राचार्य ने छात्र जीवन की उनकी अद्भुत क्षमता व दृष्टिगत रखते हुए उनमें जो संभावनाएं देखी थी वे उनके जीवन में किस दिशा में घटित होगी इसकी भविष्यवाणी कर पाना उस समय संभव नहीं था, किंतु यह संभावना अवश्य व्यक्त की जा सकती थी कि उनके भावी जीवन की दिशा तय करने में उनके जीवन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि सामान्यतः किसी व्यक्ति के जीवन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि
कि उसके भावी व्यक्तित्व के विकास में आधारभूत भूमिका होती है, उनके पिछले जीवन पर जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि एक तो घर के धार्मिक एवं परोपकारिक वातावरण के कारण उनमें धर्म, अध्यात्म एवं जन सेवा की ओर झुकाव बचपन से था। दूसरे, छात्र जीवन में जो उनमें बौद्धिक प्रखरता, तर्क एवं विवेकशीलता तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थी, आगे चलकर वे उन्हें सार्वजनिक जीवन में शिक्षा, प्रशासन या अन्य किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम थी। इन गुणों के अलावा उनकी अद्भुत वाक्पटुता तथा छात्रों, शिक्षकों व परिजनों में अत्यधिक लोकप्रियता उन्हें पारिवारिक विरासत में मिले विधि व्यवसाय में किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती थी। ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात नरेंद्र नाथ ने लॉ में प्रवेश संभवतः इस उद्देश्य से लिया कि कानून की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत वे अपने पिता का व्यवसाय संभाल सकेंगे, किंतु नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसी बीच सन 1884 के मध्य में एक दिन अकस्मात उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे उनका परिवार जो अभी तक संपन्नता व वैभव का जीवन व्यतीत कर रहा था, एकाएक विपन्नता की स्थिति में आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता जहां बहुत अच्छा कमाते थे, वहीं खर्च भी बहुत अधिक करते थे। इसके अलावा वे दूसरों को खुले हाथ से मदद भी करते थे। परिवार पर आई इस विपत्ति से नरेंद्र का जीवन अनिश्चितता की स्थिति में आ गया। संकट की इस घड़ी में नरेंद्र के सामने 3 अहम प्रश्न थे, जिन पर उन्हें निर्णय लेना था। एक तो अपने कानून की पढ़ाई पूरी कर अपना स्वयं का करियर बनाना। दूसरा, पिता की अकस्मात व असमय मृत्यु के कारण परिवार पर आए संकट से ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते परिवार की रक्षा करना। और तीसरा, बृहत्तर हिंदू समाज, धर्म और संस्कृति जो कभी विश्व में शिखर पर थे, किंतु कालांतर में किन्हीं ऐतिहासिक सामाजिक कारणों से अपक्षयित व पराजित हो लुप्त होने की कगार पर थे, की रक्षा कर उन्हें अपने खोए हुए गौरव को पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रेरित व प्रयत्नशील करना। ऐसे अप्रत्याशित संकट की घड़ी में किसी 21-22 साल की साधारण उम्र के व्यक्ति के लिए कोई निर्णय ले पाना बहुत कठिन होता है, किंतु अद्भुत क्षमता से संपन्न किसी व्यक्ति जो किसी महान कार्य को अंजाम देने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता है, में न केवल निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है, अपितु उसके निर्णय भी महान होते हैं। वह नियति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि एक नए युग, एक नए इतिहास की रचना के साथ अपनी नियति खुद लिखता है। नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद ने, जैसा कि हम आगे देखेंगे, समाज व राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए अपने व अपने परिवार के हितों की कुर्बानी देकर वही किया जो एक महान व्यक्ति, एक युवा, एक युग पुरुष परीक्षा की ऐसी संकटपूर्ण घड़ियों में कर सकता है। आज के इस 5वें एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। आगे 6ठे एपिसोड में हम लोग नरेंद्र नाथ जी के द्वारा सन्यासी जीवन स्टार्ट करने की कथा को सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे। एक बार फिर से आपसे मेरा विनती है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे डिस्क्रिप्शन को जाके एक बार ज़रूर देखें, पढ़ें, समझें और यथोचित जो उचित लगे वो आप ज़रूर करें। धन्यवाद।